इंडिया ने तो बॉयकॉट मालदीव्स कर दिया। बहुत सारी होटल्स, बहुत सारी एयर टिकट्स कैंसिल होती हुई हमें देखने को मिली। ऐसे टाइम के ऊपर ना जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट हैं वो अपने आप में बहुत चिंतित हो गए। इस वजह से वो चाइना के अंदर ही थे, तो वो चाहते हैं कि चाइना के अंदर ना जो लोग हैं वो यहाँ पर मालदीव्स को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल करें। देखो, मालदीव दरअसल में ना काफ़ी आज के समय चिंता के ऊपर है। रीज़न बीइंग कि अगर इंडियन टूरिस्ट वहाँ पर नहीं जाएंगे तो मालदीव्स की इकोनॉमी अपने आप में काफ़ी नीचे आ सकती है। ऐसे टाइम के ऊपर मालदीव्स कोशिश कर रहा है कि चाइना के सामने या बाकी और कंट्रीज के सामने जाकर ये बता पाए कि टूरिस्ट वहां से अगर आएंगे तो उनके लिए अच्छा रहेगा। तो एक तरह से आप नोटिस कर पा रहे हो कि किस तरह से यहाँ पर जो पॉलिटिक्स है वो चेंज होती हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। उसी तरह से अगर हम बात करें, देखो हमारी जितनी भी ज्यादातर सिटीज हैं उनके जो भी टारगेट्स थे अपने आप को साफ करने के, चाहे आप बात करो पीएम 2.5, पर्टिकुलर मैटर 2.5, या जो बाकी एयर पॉल्यूटेंट्स थे उनको कम करने के, तो हमारी लगभग 90% जो सिटीज है ना वो इसमें ना काफी रही हैं। ऐसा यहाँ पर इस स्टडी का मानना है। दोस्तों, काफी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आज हमें जो डिस्कस करने हैं। डेट है आज की 10 जनवरी 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। अब एक बात समझो, आज तारीख क्या है? 10 जनवरी। ठीक है सर, दिसंबर खत्म हुए ना 10 दिन हो गए हैं, बिल्कुल ठीक बात है। अब हमें ना थोड़ा अपनी रिवीजन भी करनी चाहिए दिसंबर मंथ की। तो दिसंबर मंथ की जो मंथली मैगजीन है ना वो आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, आप जा सकते हो हमारी वेबसाइट pwonlyis.com, और ये जो हमारी मंथली करंट वाला मंथन जिसको मैगजीन पहले बोलते थे ना, तो वो जो मैगजीन है आपको हमारी वेबसाइट पे आप डाउनलोड उसको आराम से कर सकते हो। आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर हम तो हिंदी मीडियम वाले हैं। अरे कोई बात नहीं, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि इंग्लिश में डाउनलोड करनी है, हिंदी में डाउनलोड करनी है, तो आप हिंदी पे क्लिक कर लेना, वहां पे आपको ये हिंदी में मिल जाएगी। ठीक है ना? तो मंथली करंट अफेयर्स जो है ना वो आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी। यहाँ पे फ्री रिसोर्सेज के अंदर आप उसको जाके डाउनलोड कर सकते हो। कोई पुरानी भी डाउनलोड करनी होगी तो सारी अवेलेबल है, पीछे अक्टूबर, नवंबर, सितंबर, वो सारी अवेलेबल है। तो दिसंबर की मंथली मैगजीन आ चुकी है, आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो। चलो फिर अगले टॉपिक बढ़ते हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ सल्फर कोटेड यूरिया। देखो, ये जो टॉपिक था ना आज से 5 या 6 महीने पहले मैंने डिस्कस किया था, बट क्योंकि इतना लंबा टाइम गुजर गया है तो आई थॉट कि इसको दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। बट इट्स बीन 5 to 6 मंथ, हमने पहले भी डिस्कस किया था। समझाता हूँ। देखो, एक्चुअली आप बात करो अपनी मिट्टी की, तो मिट्टी के अंदर आप जानते हो कि सर मिट्टी को अगर हमें थोड़ा बेहतर करना है तो उसके लिए हमारे पास ना सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें होने चाहिए। स्पेशली अगर मैं बात करूँ ना आपका नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम और सल्फर, है कि नहीं? अब देखो हमारे पास यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ जैसे यूरिया की अगर हम बात करते हैं, तो आप जानते हो यूरिया के अंदर काफी अच्छी खासी मात्रा में नाइट्रोजन होता है। उसी तरह से फॉस्फोरस के लिए डाई अमोनियम फॉस्फेट है। पोटेशियम के लिए म्यूरेट ऑफ पोटैश है कि नहीं? इस तरह से हमें यहाँ पे अलग अलग हमें फर्टिलाइजर्स देखने को मिल जाते हैं। अब एक्चुअल में ना यूरिया का यूजेज इंडिया में बहुत ज्यादा है। आप देखते हो किसान बहुत ज्यादा इसको यूज करते हैं। उस वजह से कहीं ना कहीं हम इतना ज्यादा यूरिया को मिस यूज कर रहे हैं, एक्सेसिव यूज कर रहे हैं, कि वो फर्टिलिटी कहीं ना कहीं नेगेटिवली इंपैक्ट हो रही है। अब यहाँ पर हमारे पास ना एक आ गया है क्या, सल्फर कोटेड यूरिया, या फिर इसको आप यूरिया गोल्ड के नाम से भी जान सकते हो। यूरिया गोल्ड का मतलब ये नहीं है कि यूरिया में गोल्ड डाल दिया, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल गलत। यहाँ पे इसका मतलब है कि आपने यूरिया के ऊपर सल्फर की कोटिंग कर दी। अब इससे फायदा क्या, कि अगर यूरिया के ऊपर हमने सल्फर की कोटिंग कर दी तो एक्चुअल में क्या होगा ना, तो पहली बात तो ये कि हमारी मिट्टियों के अंदर जो सल्फर की डेफिशिएंसी है वो खत्म हो पाएगी, क्योंकि सल्फर अब मिल रहा है। तो हमारे स्पेशली जैसे पल्सेस वगैरह होती हैं, हमारे ऑयल सीड्स होते हैं ना, उनको ग्रो करने के लिए सल्फर की जरूरत पड़ती है। तो ये जो सल्फर की कमी है हमारी मिट्टियों के अंदर उसको खत्म कर देगा। प्लस साथ ही साथ ये जो यूरिया की एफिशिएंसी है, मतलब जो आपकी होती है ना नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी, उसको इनहेंस करेगा। एक्चुअल में है क्या ना, जब आपने यूरिया के ऊपर सल्फर की एक कोटिंग लगा दी तो जो नाइट्रोजन होगा ना वो धीरे धीरे करके आपकी मिट्टी तक पहुंचेगा। और जब ऐसा होगा तो आपके प्लांट की ग्रोथ के अंदर वो बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। इसलिए यूरिया गोल्ड अपने लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है ना? तो हमारे जो किसान हैं उनके लिए ना कॉस्ट भी या तो कम हो जाएगी या बढ़ेगी नहीं, एटलीस्ट इतना तो पक्का है, क्योंकि एक्चुअली ये महंगा नहीं है। लोगों को पहले डर था, जब 6 महीने पहले हमने डिस्कस किया था, 5-6 महीने पहले, तब उस टाइम ना इसके प्राइजेस नहीं आए थे कि कितने रेट के ऊपर बिकेगा। तो चिंता मत करो, रेट इसका बिल्कुल सस्ता है, आप नोटिस कर पाओगे। इसका जो प्राइस है ना वो उसी रेंज के अंदर है जिसके हिसाब से आपका जो आपका नीम कोटेड यूरिया होता है। तो डरने की किसानों को भी बात नहीं है कि महंगा नहीं होगा, फर्टिलाइजर सस्ता ही है। एट द सेम टाइम आप नोटिस कर पाओगे फायदा ये भी है कि अगर आप 20 किलो यूरिया डालते हो वर्सेस 15 किलो यूरिया गोल्ड डालते हो, दोनों कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट सिमिलर रिजल्ट्स यहाँ पे लेकर आएंगे। इनफैक्ट बेटर ही है 15 किलो वाला, क्योंकि नाइट आपका यहाँ पे सल्फर वगैरह भी है। और साथ ही साथ आप नोटिस कर पाओगे इसकी फर्टिलाइजर की लंबाई जो लॉन्जिविटी होती है, जो इसकी
शेल्फ लाइफ होती है, ऐसा शेल्फ लाइफ नहीं होना चाहिए, बेसिकली उसकी जो कितने लंबे समय के लिए उसका इम्पैक्ट होता है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यूरिया का कंजम्पशन कहीं ना कहीं उसको सब्स्टिट्यूट करेगा, फर्टिलाइजर का यूजेज कम होगा क्योंकि कम फर्टिलाइजर ही हम यहाँ पे यूज कर पा रहे हैं। तो इस तरह से इसके बहुत सारे फायदे हैं। नॉर्मल यूरिया के अंदर क्या होता है, 46% नाइट्रोजन होता है, पर यूरिया गोल्ड के अंदर क्या होगा, 37% के करीब नाइट्रोजन है, और बाकी आपको 17% क्लब करीब करीब आपको सल्फर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपके प्री हीटेड यूरिया की ना ग्रेन्यूल्स को वहां पे मॉल्टन सल्फर की कोटिंग करी गई है। दिस इज व्हाट यूरिया गोल्ड। क्या ये बात क्लियर हुई? तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स CCEA, जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी हेड करते हैं, उसने यहाँ पर इसको अप्रूव कर दिया है यूरिया गोल्ड को। तो इसके बेनिफिट्स और ये है क्या, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। क्या पहले आपको यूनेस्को पता है? नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ अभी। देखो, यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। जैसा नाम में है ना, एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, वही काम करता है ये, इन सभी चीज़ों को प्रमोट करना, आपस में कंट्रीज कैसे इन सेक्टर्स के अंदर काम कर सकती हैं, वही चीज़ें हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हम सब ने सुनी है, ठीक है ना, आप सब जानते हो, मैं बहुत बार आपके साथ डिस्कस भी कर चुका हूँ इसी के अंदर, फिल्म बूस्टर के अंदर ही। तो ये क्या है, ये कल्चरल चीजें हम कहीं ना कहीं प्रमोट कर रहे हैं, इसी तरह से और इसके द्वारा काम किया जाता है इनके द्वारा ही। एक चीज और समझो, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1945 के अंदर। थोड़ा मैं ना आपको बैकग्राउंड के अंदर लेके जाता हूँ। देखो, जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, उसके बाद हमें लीग ऑफ नेशंस करके एक बॉडी आई, आपने आई एम श्योर आपने हिस्ट्री के अंदर ये चीजें पढ़ी हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर। फिर वो सक्सेसफुल नहीं रही, तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हमें UN फॉर्म में होता हुआ देखने को मिलता है ना। तो एक्चुअल में ना पहले हमारे पास एक बॉडी थी, लीग ऑफ नेशंस इंटरनेशनल कमेटी ऑन इंटेलेक्चुअल कॉपरेशन। पर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब लीग ऑफ नेशन ही नहीं रहा, तो हमें कहीं ना कहीं क्या किया, हमने एक नई बॉडी बना दी, यूनेस्को। ठीक है, बेसिकली UN जैसे बना, तो साथ ही यूनेस्को बना 1945 के अंदर। तो ये क्या है, UN की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर एजुकेशन, साइंसेस, कल्चर, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन, इन सभी सेक्टर्स के अंदर कहीं ना कहीं इंटरनेशनल कोऑपरेशन को इंक्रीज किया जाता है। आज के समय इसके 194 कंट्रीज के पार्ट हैं, जिसमें इंडिया भी है, और 12 एसोसिएटेड मेंबर्स के देखने को मिल जाएंगे। ध्यान से रखना याद, इजराइल और लाइकनस्टाइन, ये यहां पर इसके मेंबर स्टेट्स नहीं हैं। एक देखो कंफ्यूजन होती है रिगार्डिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, USA के बारे में। दरअसल ना जब ट्रंप जी जब US के प्रेसिडेंट थे, आई थिंक 2018 के आसपास की बात है, तो उस टाइम के ऊपर USA ने यूनेस्को छोड़ दिया था। और ये छोड़ने वाली घटना इतनी बड़ी घटना थी कि भैया उस साल मेंस का क्वेश्चन ना UPSC ने पूछा था, 10 आई थिंक 10 या 15 जो भी मार्क्स का, UPSC ने पूछा था कि यूनेस्को का क्या आगे अस्तित्व है, क्योंकि US ने छोड़ दिया था। तो काफी इंपॉर्टेंट घटना बनी थी उस साल की। फिर 2023 तक USA वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ यूनेस्को, बट 2023 के अंदर इसने वापस से ज्वाइन कर लिया है। तो कोई आपसे पूछे कि क्या आज मतलब 10 जनवरी सुबह के 7:15 पे क्या USA इसका मेंबर है, द आंसर इज यस। ठीक है ना, तो ये चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। इसके हेडक्वार्टर्स आपको पेरिस में देखने को मिल जाएंगे। रिपोर्ट्स कुछ रिलीज करता है, जैसे फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट एंड ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट। तो रिपोर्ट्स का नाम भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की, तो इंडिया की तरफ से टोटल 42 साइट्स हैं जो कि आपको इस लिस्ट में देखने को मिल जाएंगी, जिनमें रिसेंटली कौन ऐड हुए हैं, शांति निकेतन और सेक्रेड एंसलम ऑफ होयसाला इन 2023। देखो, ये दोनों ना 2023 में ही ऐड हुए हैं। और अगर आप नए जुड़े हो प्रीलिम बूस्टर के साथ, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि 19 सितंबर 2023 ये लिखना, यूट्यूब के अंदर सामने लिखना प्रीलिम बूस्टर, तो आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। इस वीडियो के अंदर शांति निकेतन क्या है, होयसालास क्या है, ये सारा मैंने उसके अंदर डिस्कस किया है, क्योंकि उसी दिन मतलब उससे एक दिन पहले बेसिकली इनको ऐड किया गया था यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर। तो अगर आप नए जुड़े हो, प्लीज इसको वहां पे 19 सितंबर 2023 सर्च करके आप उसको रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो ये तो चलो बात होगी सर यूनेस्को की। अब हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, हम डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यूनेस्को की ना एक वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है, उस कमेटी को इंडिया होस्ट करेगा 2024 के अंदर, उसका 46 सेक्शन। ठीक है, और ये पहली बार होने जा रहा है कि इंडिया ये चीज होस्ट करने जा रहा है। तो यहाँ पर इंडिया का डेफिनेटली देखो, इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी बनती है डेफिनेटली, वो तो आपको पता ही है। थोड़ा वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के बारे में अगर आपको बताऊं ना, तो ये एक ऐसी कमेटी है जिसको 1972 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था, जब आपका एक सेशन हुआ था वहां पे, जब 17 सेशन इसका हमें देखने को मिलता है। ठीक है ना, कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज, तो वहां पे इसको एस्टेब्लिश किया गया था। यहां पर आप नोटिस कर पाओगे, अब नोटिस एक समझो इस बात को, कमेटी का काम क्या होता है। आपने बात तो कर दी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की, पर कौन उसको डिसाइड करेगा,
कि कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट के अंदर आएगी, कौन नहीं आएगी, ठीक है ना। जो पैसा वगैरह है वर्ल्ड हेरिटेज फंड, उसको हम कैसे यूटिलाइज करेंगे, कहाँ पे कितनी असिस्टेंस देनी है, कोई लिस्ट के अंदर, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर कोई डेंजर के अंदर है, उसको ऐड करना, कुछ डिलीट करना, कहीं ना कहीं कैसे चीज़ों को कंजर्व करना, उसके लिए कमेटी होनी चाहिए ना। तो वही काम कौन करता है यहाँ पे, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी करती है। तो आज के समय इसके 21 मेंबर हैं, जहां पर आप देख पाओगे कि इंडिया भी उसका इनमें से एक मेंबर है। इलेक्ट कैसे किया जाता है, इलेक्ट करता है जनरल असेंबली के द्वारा। यहाँ पे नोटिस कीजिएगा कि जो हर कमेटी का मेंबर है उसकी टर्म कितनी होती है, टर्म होती है 6 साल की। ये जो सारे फंक्शंस थे ना कि कैसे ऐड करना है, कैसे उनको जो डेंजर के अंदर उनको डिलीट करना है, रिपोर्ट्स वगैरह देखनी है, फंड को कैसे यूटिलाइज करना है, ये सारे काम कौन करता है, ये कमेटी ही यहाँ पे करती है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो आपको पता होने चाहिए थे। वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन के बारे में भी समझ लो। कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज को अडॉप्ट किया गया था, जैसे मैं बता रहा था 1972 के अंदर। और ये एक ऐसी ट्रीटी है जिसमें बात करी जाती है कि नेचर को कैसे कंजर्व करें, कल्चर प्रॉपर्टीज को कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं। क्या ये बात क्लियर हुई? तो ये चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल। सर ये क्या मतलब हुआ, हमें तो समझ नहीं आ रहा कि आप कहना क्या चाह रहे हो। देखो, कहना मैं ये चाह रहा हूं कि पहले तो आप ये समझो कि इनलैंड वाटरवेज क्या होते हैं। पहले तो ये देखो, इनलैंड, इनलैंड मतलब कंट्री के अंदर, कंट्री के अंदर मतलब हम इंडिया के अंदर की बात कर रहे हैं, ठीक है, विद इन इंडिया, ठीक है। और यहां पर अगर मान लो आप जैसे रिवर्स के माध्यम से, आप केनाल्स के माध्यम से, आप लेक्स के माध्यम से, या फिर पानी की और भी कोई अगर आपकी वाटर बॉडी है, उसके माध्यम से आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, चाहे लोग मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, चाहे आपकी गुड्स वगैरह मूव कर रही हैं, कुछ मटेरियल आप भेज रहे हो एक जगह से दूसरी जगह विद इन अवर कंट्री, अगर भारत के अंदर ये सब चीजें हो रही है ना, उसको बोलते हैं इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट। क्या ये बात समझ आई? बेसिकली पानी के माध्यम से, चाहे रिवर, कैनाल, लेक, इन सभी के माध्यम से लोगों का या वस्तुओं का एक जगह से दूसरी जगह जाना विद इन द कंट्री इज कॉल्ड इनलैंड वाटरवे। अब आप लोग मुझे बताओ, इनलैंड वाटरवे जरूरी क्यों है? सर जरूरी इसलिए है क्योंकि देखो इसमें तो कॉस्ट कम लगेगी ना। अब एक चीज हम मान लो फ्लाइट से भेज रहे हैं वर्सेस एक चीज हमने रिवर के माध्यम से भेजी, तो कॉस्ट बहुत कम लगेगी सर, फ्यूल वगैरह भी कम यूज होगा, कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को भी नुकसान कम होगा, है कि नहीं? बाकियों से बहुत एनवायरमेंट फ्रेंडली तरीका है ये। बाकी कहीं ना कहीं कुछ लोगों को भी मदद मिलती है, लोगों को नया नया रोजगार मिलेगा, और आपको अच्छा भी लगता है कि यार हम बोटिंग से आए हैं, ऐसी ऐसी चीजें भी होती हैं, लेकिन तो अपने आप में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो इंडिया कोशिश कर रहा है इसको प्रमोट करने की, हालांकि आज के समय इंडिया बहुत पीछे है, मतलब इनलैंड वाटरवेज के यूजेज के, पर हम कोशिश कर रहे हैं कि इसकी तरफ और काम किया जाए। ठीक है, अभी क्या हुआ ना, इसके रिगार्डिंग हमारे पास एक काउंसिल है, इनलैंड वाटरवे डेवलपमेंट काउंसिल। मतलब इसने क्या किया है, इसने 45,000 करोड़ रुपया कमिट किया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रिवर क्रूज टूरिज्म। देखो, जब आप थोड़ा फ्री होते हो तो आपको क्या करनी होती है, सर हम छुट्टियां मनाने जाते हैं, कहाँ जाते हो? सर हम तो मामा जी के घर जाते हैं। अरे मामा जी के घर नहीं जाना यहाँ पे, यहाँ पर आप जाओगे क्रूज के ऊपर, ठीक है। क्रूज एक बहुत बड़ी शिप होती है, आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियोस के अंदर भी। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं ना, ये 45,000 करोड़ रुपया हम दे रहे हैं ताकि कहीं ना कहीं जो क्रूज टूरिज्म है ना, इसको हम प्रमोट कर पाए। बाकी देशों में बहुत ही पॉपुलर है, इंडिया में भी कुछ हद तक अभी स्टार्ट हुआ है, इवन जो मतलब गंगा विलास क्रूज वगैरह लास्ट ईयर्स में हमें देखने को मिला है। बट अब हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम और डेवलप करें, ताकि इंडिया में ना जो रिवर क्रूज टूरिज्म है उसकी कैपेसिटी को इंप्रूव करें, क्रूज सर्किट्स के हम नंबर को इंप्रूव करें, ताकि एक अच्छी जर्नी लोगों को यहाँ पे मिल पाए, एंड कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का यहाँ पे रोजगार भी यहाँ पे जनरेट होगा ही होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ है, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी के द्वारा, अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ये इनलैंड वाटरवे डेवलपमेंट काउंसिल को ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है। उसके अंतर्गत ये बात करी गई कि 35,000 करोड़ हम क्रूज वेसल्स के लिए और 10,000 करोड़ रुपया हम क्रूज टर्मिनल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए ये कमिट कर रहे हैं। बाय 2047 ये सब चीजें हम अचीव करेंगे। दरअसल में ना हमारे पास एक रोड मैप है कि 2047 तक हमारा रिवर क्रूज टूरिज्म कैसा होना चाहिए। हरित नौका गाइडलाइंस हमारे पास हैं, वो यहाँ पे हेल्प करती हैं ताकि हम कैसे इस चीज की तरफ बढ़ पाएंगे। थोड़ा सा अगर आपको मैं इनलैंड वाटर डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में बताऊं, तो इसको एस्टैब्लिश किया गया था 2023 के अंदर बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। काम इसका यही है कि कैसे हम इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट इकोसिस्टम को बेहतर बना सकते हैं। आगे चलते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों कल था क्या, कल था 9 जनवरी, ठीक है सर, डेट तो हमें पता है। एक्चुअली क्या हुआ था, 9 जनवरी 1915, इस तारीख को ना जो महात्मा गांधी जी हैं वो साउथ अफ्रीका से भारत वापस पहुंचे थे, ठीक है। तो उस दिन को कमेमोरेट करने के लिए हम 9 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं हर साल प्रवासी भारतीय दिवस। एक्चुअली महात्मा गांधी जी को ना ग्रेटेस्ट प्रवासी माना जाता है, तो इस वजह से इसको हम यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। होता क्या है ना, ये स्टार्ट हुआ था प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट करना 2003 के अंदर,
ठीक है, 2003 से लेके 2015 तक ये हर साल हम सेलिब्रेट करते रहे। पर 2015 में इसमें थोड़े चेंजेस करेंगे। चेंजेस क्या करेंगे कि अब ना इसको जनरली हम 2 साल बाद सेलिब्रेट करते हैं, कि अगला हुआ 2017 के अंदर, फिर 2019, फिर 2021, फिर 23, फिर 25, ऐसे-ऐसे 2-2 साल के बाद करते हैं। हर साल नहीं होता। एक्चुअली क्या होता है ना, होता भले ही 2 साल के बाद है, पर जो बीच वाला साल होता है ना, उसमें कुछ थीम बेस्ड कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। तो कहने का मतलब ये बड़े इवेंट होते हैं 2-2 साल बाद ही, बीच में कुछ छोटे-छोटे इवेंट्स हमें देखने को मिलते रहते हैं। तो इस बार 2024 था, ठीक है? तो 24 में नहीं आता। तो एक्चुअली हमें ना फिर 23 वाला थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ेगा। 23 वाले के अंदर हमारी जो थीम थी ना, वो थी डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर फॉर इंडियाज़ प्रोग्रेस इन अमृतकाल इन 2023। अब आप पूछोगे सर 2024 का क्यों नहीं बता रहे हो? अरे क्योंकि 2024 का मैंने बताया ना, ये हर 2 साल बाद बड़ा इवेंट होता है। इस साल बहुत ही छोटा इवेंट था, ठीक है ना? तो इसको ऑर्गेनाइज़ कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो कोई आपसे पूछे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो मेक श्योर कि आप इसको बाइनियल ही ध्यान में रखिएगा कि 2 साल में 1 बार होता है। अगर वहाँ पे लिख देगा एनुअली सेलिब्रेट होता है, शायद आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, ठीक है? तो ध्यान ये रखना है। पिछले वाला हमें देखने को मिला था इंदौर, मध्य प्रदेश के अंदर, 2023 के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड्स मिलते हैं, ठीक है ना? जिन भी लोगों ने एजुकेशन, साइंस, आर्ट, सोशल वर्क, पब्लिक सर्विस, ट्रेड, इंडस्ट्री, फिलैंथ्रोपी, इनके अंदर अच्छा काम किया होता है, उन एनआरआईज़ को, उन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन्स को यहाँ पे हमारी भारत की जो सरकार है, वो यहाँ पे प्रवासी भारतीय दिवस सम्मान, प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड्स यहाँ पे दिए जाते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज वॉइस क्लोनिंग के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखो इसका ना मतलब समझ लो, और अगर आपने मीनिंग समझ लिया, आप खुद ब खुद समझ जाओगे कि ये मुद्दा है क्या। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे आप लोग ना मेरी वीडियोस देखते हो यूट्यूब के ऊपर, ठीक है सर, बिल्कुल देखते हैं। अब आप लोगों के पास ना मेरी आवाज का डेटा सेट आ चुका है। आपको पता है ना मैं कैसे बात करता हूँ, बिल्कुल पता है। अब आपके पास डेटा आ गया मेरी आवाज का, कि मैं कैसे बोल रहा हूँ, कब पॉज लेता हूँ। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मैं बोलता हूँ हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस, ठीक है। आपको पता है सर कहाँ ज्यादा पॉज लेते हैं, कहाँ तेज बोलते हैं, कहाँ किस तरह के एग्जाम्पल देते हैं, ये बात पता है, ठीक है। अब यही सारा डेटा आपने क्या किया, मेरी आवाज का डेटा बहुत सारा इकट्ठा किया और ये डाल दिया एक मशीन के अंदर। ओहो, अब गड़बड़ होगी। अब कल पता क्या हो सकता है, ये मशीन ना मेरी आवाज को स्टडी कर लेगी, कि कहां पर मैं कितना पॉज ले रहा हूं, कहां पर हंस रहा हूं, कहां पर चिल्ला रहा हूं, वट, ठीक है ना। तो ये सारा डेटा मशीन के पास चला गया। अब कल को ना, मान लो मैं आपको कॉल करता हूं, ठीक है, आप या मैं नहीं, आपको लेट से एक कॉल आता है, आपको एक फोन आया, आपको उस फोन के अंदर आपको लगेगा कि मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरी ही आवाज होगी उसकी। मैं जितना हंसता हूं, मैं जितना जहां पे जितना पॉज लेता हूं, जहां पे तेज बोलता हूं, जहां धीरे बोलता हूं, आपको लगेगा कि सर ही बात कर रहे हैं सामने फोन पे। पर एक्चुअल में मैं वो होऊंगा ही नहीं, वो यहाँ पर ये मशीन बात कर रही होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस लेवल तक पहुंच गया है, समझ पा रहे हो। आपको ये लगेगा कि यार सर ही तो बात कर रहे हैं, सर ही की तो आवाज है। अब हो सकता है जो मैं बोल रहा हूँ ये मैं ही ना हूं, हो सकता है ये मशीन ही बात कर रही हो और आपको समझ ही ना आए, है ना। इट इज वेरी मच पॉसिबल, ये हो रहा है आज के टाइम के ऊपर। तो एक्चुअल में एआई ये क्या कर रहा है, ये आपकी आवाज का डेटा सेट ले लेता है और डेटा सेट को यूज करता है सामने वाले बंदे को कंफ्यूज करने के लिए कि सामने कौन है। तो बहुत सारी जगह पे ना ये क्राइसिस लेके आ सकता है। जैसे कई बार होता है ना, हम बहुत सारी चीजों में अपनी वॉइस लेके आते हैं, कि किसी चीज को लेट से मोबाइल को अनलॉक करना हो तो मेरी वॉइस से हो जाए। अब यही अगर वॉइस लेट से कोई मशीन आपके लिए कैप्चर कर दे, मतलब आपकी मशीन आपकी कोई जनरेट कर दे आपके लिए वॉइस, तो आप नोटिस कर पा रहे हो कितना बड़ा स्कैम हो सकता है। कल को हो सकता है आपके मोबाइल के ऊपर आपको फोन आए और आपको प्रधानमंत्री जी की आवाज के अंदर कोई बंदा बोल रहा हो, वो एक्चुअली प्रधानमंत्री जी का मैसेज है ही नहीं, पर क्योंकि जैसे वो बोलते हैं वो ऐसा लगेगा कि यार ये तो प्रधानमंत्री जी ने बोला है। तो कहीं ना कहीं कितना किस लेवल तक ये चीज हो सकती है, नो वन नोस। तो एक्चुअली इसी को वॉइस क्लोनिंग बोलते हैं। तो होता क्या है, एक सिंथेटिक वॉइस को क्रिएट किया जाता है यूजिंग द ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑफ अ रियल पर्सन। आपका डेटा सेट उनके पास आ गया, फिर मशीन लर्निंग के थ्रू माध्यम से, एआई टेक्निक को यूज करते हुए, सब ऐसा लगेगा कि भाई सही में वही बंदा बोल रहा है, बट एक्चुअल में बंदा कोई और ही बोल रहा होगा। तो इस तरह की ऑलरेडी कुछ है भी हमारे पास ऐप्स, जैसे मर्फ हो गया, डिसेंबल हो गया, स्पीचिफाई हो गया, इस तरह की कुछ एप्लीकेशन हमें ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्ट होती हुई देखने को मिल जाती हैं। तो मिसयूज ऐसा बहुत सारा पॉसिबल है। 99% लगभग ये ना उसको रियल वॉइस को मिमिक कर सकते हैं यहाँ पे। तो इनका वर्किंग मैकेनिज्म बिल्कुल उस तरह से वर्क करता है कि पूरा डेटा वगैरह आ जाएगा इनके पास, एंड उस हिसाब से इसको जनरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं आपको जाना कि कैसे कैसे वर्क करता है, बट पॉइंटर्स वही थे कि आपके पास एक बार डेटा आ गया, उसकी प्रोसेसिंग वगैरह होती है, फिर उनको डिसाइफर किया जाता है, एंड इस तरह से ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे वर्क करता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो दरअसल में ना मैंने आपको जो होमवर्क दिया था रिगार्डिंग वॉइस क्लोनिंग, आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर चाहे पहले स्टेटमेंट की बात करो जहाँ पर सिंथेटिक वॉइस क्रिएट कर दी जाती है, एंड कहीं ना कहीं इससे फ्रॉड वगैरह बढ़ सकते हैं, ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल आपके करेक्ट हैं। तो यहाँ पे आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2।
सर आज का होमवर्क क्या रहेगा? आज का होमवर्क रहेगा ये, इन क्वेश्चंस का आंसर कौन सा इनमें से ट्रू है एंड कौन सा फॉल्स है, ये आप लोग मुझे कमेंट्स में आंसर बताओगे। उसी तरह से कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं। रेबीज की बात करें तो बैक्टीरियल नहीं, ये वायरल होता है, तो यहाँ पे इसका पहले का आंसर बन गया फॉल्स। सिमलीपाल की तो हमने बात देखो बहुत बार करी है, ये तो पता है उड़ीसा के साथ ही हैं। बहुत सारे बच्चों ने ये भी लिखा था कि सर हम तो उड़ीसा से ही हैं, हमें याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। उसी तरह से अगर मैं बात करूं जन औषधि केंद्र की, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर नहीं, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, ये यहाँ पे देखने को मिलती है, तो थर्ड स्टेटमेंट आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। आज का होमवर्क रहेगा आपका एक, तो देखो सेबी के रिगार्डिंग, ये तो देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, जस्ट आपकी रिवीजन के लिए है, ताकि आपको ना स्टैटिक पार्ट भी आप थोड़ा रिवाइज करते रहो। तो सेबी के लिए एक क्वेश्चन दिया है, दूसरा मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ विद रिगार्ड्स टू कम्युनिटीज ऑफ मणिपुर, तो इसको भी आप ट्राई कीजिएगा और मुझे फिर बताइएगा। जन औषधि केंद्र के रिगार्डिंग जो था, इसके देखो अगर मैं बात करूं तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, पर यहाँ पे क्योंकि इनकरेक्ट पूछा था तो आंसर बनेगा डी, नीदर वन नॉट टू। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की डिस्कशन। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीडब्ल्यू ओनली ऑफिशियल पे जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो एंड अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। तो दोस्तों कीप वर्किंग हार्ड, गुड बाय एंड गुड लक।